चलिए भाई, प्यूरिफिकेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बताओ, भोजन हो गया? डिनर कर लिया क्या? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी कराएंगे, लास्ट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी कराएंगे। कर दें फिर शुरू। चलिए, प्यूरिफिकेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखें जरा। क्या क्या मेथड होते हैं प्यूरिफिकेशन के? सॉलिड को प्यूरिफाई करना है तो सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन दो, और लिक्विड और गैस के लिए डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये नई टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, जिससे हम प्यूरिफाई करते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो ये किस पर बेस्ड है? ये थोड़ा सा प्रिंसिपल ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आपको थ्योरी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी आपको ध्यान नहीं रखनी। आपको इसका प्रिंसिपल और एग्जांपल ध्यान रखने। किस पर बेस्ड है? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कंपाउंड की और इंप्यूरिटी की सॉल्युबिलिटी में जो डिफरेंस होता है किसी सॉल्वेंट को डालने पर, उस पर बेस्ड है ये। और प्यूरिफिकेशन शुगर का करवा लो या पोटासियम का करवा लो, उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज किया जाता है। सब्लिमेशन की बात करें तो आपको पता है सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है। सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर। लिक्विड में जाए बिना सॉलिड से वेपर बन जाता है। ठीक है, लिक्विड में जाए बिना। जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सब्लिमेशन के थ्रू इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। डिस्टिलेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है जहां पर, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक, एक ए और एक बी है। ए को बी से आपको सेपरेट करना है तो हम इसके लिए यूज करते हैं। और भी यूज करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड को नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटी से अगर आपको सेपरेट करना है तो भी डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है। अलग अलग प्रकार के डिस्टिलेशन होते हैं, उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, क्या क्या होते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है और स्टीम डिस्टिलेशन होता है ना। ये चार प्रकार के, एक एक करके इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें सिंपल डिस्टिलेशन की, टू सेपरेट लिक्विड विच हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सफिशिएंट कितना? ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा तो उसको हम सफिशिएंट मान लेते हैं। कि 20 डिग्री से ज्यादा अगर दो लिक्विड के बीच का डिफरेंस आ रहा है तो हम उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, एनिलीन हो गया, इसको आपको सेपरेट करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं? टू सेपरेट लिक्विड विच हैव स्मॉल डिफरेंस, मतलब लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको डिफरेंट फ्रैक्शन क्रूड ऑयल के पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अलग अलग करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात करें, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वही 20 डिग्री से ज्यादा। मतलब सिंपल डिस्टिलेशन वाले एग्जांपल उठा सकते हो, लेकिन साथ में ध्यान रखना है, व्हाट दे डिकंपोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे नीचे ये टूट जाते हैं, डिकंपोज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ही ज्यादा होता है। जैसे ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है स्पेंट लीक से सोप इंडस्ट्री में, तो उसके लिए अपन वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें, टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल हैं लेकिन इमिसिबल है। स्टीम वोलेटाइल होंगे लेकिन वाटर में इमिसिबल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला स्टीम डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है, फिनॉल को बेंजोइक एसिड से सेपरेट करना है। ठीक है, फिनॉल को बेंजोइक एसिड से सेपरेट करना है तो हम एक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, यहां पर एक कंपाउंड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? बेंजोइक एसिड के साथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस देने लगता है, क्योंकि NaHCO3 बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, फिनॉल नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों को अपन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, इसको समझ लो जरा क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर में, एक्सट्रैक्शन के पहले की बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारे एक्वस लेयर में, तुमने सॉल्वेंट डाल दिया इसमें। अब होगा क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट की लेयर में चला जाएगा और एक्वस लेयर में दूसरा कंपाउंड चला जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर फिनॉल को डाला, समझ लो जरा एक बार, बेंजोइक एसिड के साथ, और सॉल्वेंट मैंने डाल दिया NaHCO3। ठीक है, और इसमें पानी है, एक्वस लेयर है ये। तो होगा क्या? ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, ये नहीं कर पाएगा। तो फिनॉल नीचे मिल जाएगा और ऊपर क्या मिल जाएगा? PHCOH मिल जाएगा। अब यहां पर एक टोटी लगी हुई है। ठीक है, बाल्व है, एक बाल्व को खोलो, नीचे कंटेनर है,
PHOH को नीचे सेपरेट कर लो, PHCOH ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेपरेट करते हैं। रिएक्शन वाइज देखना चाहोगे तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। देखो फिनॉल और बेंजोइक एसिड है, NaHCO3 डाला, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, फिनॉल रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है, याद करो जरा वही, क्योंकि ये अगर रिएक्शन करेगा तो H2CO3 बना लेगा, और H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। यहां ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां क्या बनेगा, H2CO3 जो कि क्या है, वीक एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है बात, ये कहानी है इसकी। क्रोमेटोग्राफी की बात कर ले तो क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज करते हैं, टू प्यूरिफाई कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, और प्यूरिटी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। उसके लिए क्रोमेटोग्राफी एक नई टेक्निक है, न्यू टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज, यूजुअली सॉलिड या लिक्विड होता है स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज जो है वो प्योर सॉल्वेंट है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है या गैसेज है, जिसको तुम्हें सेपरेट करना है। मान लो आपको इंक से अलग अलग कलर सेपरेट करने हैं तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हो। अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किस पर बेस्ड है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनाइट, सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, है ना, वो एडजॉर्बेंट की तरह यहां पर काम करता है। और ये दो प्रकार की होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर, TLC। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और TLC दो प्रकार की होती है। जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं समझाता हूं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्या होता है, इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसको अपन स्टेशनरी फेज बोलते हैं। एक ग्लास ट्यूब में अपन ने लिक्विड मिक्सचर को डाल दिया, जैसे मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट दे रखा है, 3 कंपोनेंट यहां पर दिए हुए हैं, एडजॉर्बेंट यहां पर है, स्टेशनरी फेज है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना आप यहां पर ले सकते हो। नीचे यहां पर आपने वुल लगा दिया है और एक नॉब लगी हुई है या फिर आप बोल दो टोंटी लगी हुई है, जिससे तुम सेपरेट कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लो जिसकी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अलग होगी वो अलग अलग समय पे सेपरेट हो जाएगा। जैसे A, B और C में इनकी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग है, जैसे मान लो A की अलग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है तो A पहले सेपरेट हो गया B और C से, और B और C की डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग होगी तो B अलग सेपरेट हो जाएगा C से। यहां पर कंटेनर रख दो, इसको खोल दो, C अलग हो जाएगा, फिर B अलग हो जाएगा, फिर A अलग हो जाएगा, 3 डिफरेंट कंटेनर ले लो। ठीक है, ये कहानी है। मतलब अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग एडजॉर्बिंग पावर रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक TLC की प्लेट होती है। ठीक है, ग्लास की एक प्लेट है, एक्चुअल में TLC ग्लास की प्लेट होती है, उस पर हम स्लरी लगा देते हैं। स्लरी कैसे बनता है, सिलिका जेल वगैरह का मिक्सचर एक बनाते हैं, उसको उसके ऊपर लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं एक तरीके से। ठीक है, और अब मान लो आपको इंक से कलर सेपरेट करने हैं तो नीचे एक बॉटम लाइन मानते हैं जिसको बेस लाइन बोलते हैं, वहां पर तुमने इंक को लगा दिया, अब थोड़ा वेट करो, कैपिलरी एक्शन होगा, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और वो अलग अलग एडजॉर्प्शन की डिग्री के हिसाब से अलग अलग कलर सेपरेट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, बिना TLC प्लेट के भी कर सकते हो। आप एक पेपर लो, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पेपर काट लो, उसमें नीचे की तरफ एक आपकी जो इंक है उसको प्लेस कर दो एक लाइन खींच के, और पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो के रखो। आप देखोगे कैपिलरी एक्शन से अलग अलग कलर सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होता है उसमें। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर ओवर थिन लेयर ऑफ अ एडजॉर्बेंट कोटेड ग्लास प्लेट। यही जो मैंने बोला था, सिलिका जेल की स्लरी बना के कोट कर देते हैं उसके ऊपर, है ना। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव अप अलोंग विद द एलिमेंट, जो स्लरी बनाई है उसको एलिमेंट बोलना है, उसके साथ वो ऊपर जाएगा, डिफरेंट डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, जो अभी मैं समझा रहा था वही वाली बात है। जैसे ये है आपके पास बेस लाइन है, आपने एक सैंपल डॉट लगा दिया, थोड़ी देर के लिए वेट करा, कैपिलरी एक्शन होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और कलर सेपरेट हो जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो जो डॉट है वो डॉट नीचे से ऊपर की तरफ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तुम्हारी बेस लाइन है, मान लो यहां तुमने डॉट लगाया था और डॉट यहां चला गया, साथ में सॉल्वेंट भी होगा तो सॉल्वेंट भी ऊपर चढ़ेगा, तो मान लीजिए x डिस्टेंस इस स्पॉट ने कवर करी और सॉल्वेंट ने y डिस्टेंस कवर करी, तो यहां पर एक बात आती है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर या RF वैल्यू। वो क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो हमारा डॉट है वो कितना ट्रेवल करा उसको ऊपर रखेंगे और सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल करा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका रिटार्डेशन फैक्टर, यही है डिस्टेंस मूव्ड बाय कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम बेसलाइन, और सॉल्वेंट ने कितना मूव करा, तो ये x और y, ऑब्वियसली x वाला थोड़ा कम रहता है, y वाला थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ये लेस देन 1 फैक्टर आता है। ये आपका न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आ सकता है कुछ। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात कर लें तो बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है, इसको अपन लिक्विड पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, मोबाइल फेज लिक्विड होता है,
और स्पेशल क्वालिटी पेपर का यूज किया जाता है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर में क्या होता है, वाटर ट्रैप रहता है और स्टेशनरी फेस की तरह ये काम करता है। मतलब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल यहां पर लिख लें। मैं इसका बताता हूं कैसे करते हैं। पिछले वाले और इस वाले में क्या अंतर है। पिछले वाले में तुमने ग्लास की प्लेट ली थी, इसमें कुछ नहीं, तुम एक कागज ले लो, ठीक है, एक पेपर ले लो, स्पेशल टाइप का सेल्यूलोज से बना हुआ पेपर होता है, उस पेपर में डॉट लगा दो। पहले तुमने ग्लास की प्लेट ली थी, ग्लास की प्लेट की जरूरत नहीं है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर ले लो, ठीक है, उस पेपर में तुम कैपिलरी एक्शन ऑब्जर्व करोगे तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। जैसे ये देखो, इन्होंने क्या करा, एक पेज है, पेज को मोड़ लिया, ठीक है, पेज को राउंड राउंड करके मोड़ लिया इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर बेस लाइन है, वही कहानी पूरी, कैपिलरी एक्शन होगा, बेस लाइन ऊपर चढ़ेगी, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, और जिसकी डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो अलग अलग टाइम पे सेपरेट हो जाएंगे, है ना। वही ये कैपिलरी एक्शन फ्लो होता है यहां पर। तो ये सिंपल सी बात थी इसमें। अब मैं बात कर रहा हूं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। अगर तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना तो यहां एलिमेंट का डिटेक्शन करना होता है अलग अलग प्रकार के, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको तुम्हें डिटेक्ट करना है क्वालिटेटिवली, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा। ठीक है, अब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन हो गए तो इनको सीयू, देखो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सीओ के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CO2 और वाटर बनेगा। अब ये कंफर्मेटरी कैसे होगा, इसको लाइम वाटर से पास करा दोगे तो ये मिल्की हो जाएगा, तो समझ लेना आप क्या हो गया, कार्बन प्रेजेंट है, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, अगर तुमने इसमें डाला तो ब्लू कलर आने लगेगा, और वो किसकी वजह से होता है, ब्लू विट्रियोल की वजह से होता है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो जाएगा आपका। लसेन टेस्ट की बात करें तो कौन कौन लसेन टेस्ट दिखाता है वो तुम्हें ध्यान रखना है। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सीधा डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, इनके लिए लसेन टेस्ट यूज करते हैं, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन। क्या करते हैं लसेन टेस्ट में, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसको सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोवेलेंट को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या क्या लसेन एक्सट्रैक्ट होते हैं, नाइट्रोजन का NaCN होता है, नाइट्रोजन के लसेन टेस्ट के लिए कार्बन का होना जरूरी है, NaCN होता है, सल्फर के लिए Na2S होता है, हेलोजन के लिए NaX होता है, और फास्फोरस के लिए Na3PO4, इनको लसेन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इन सब के आगे हम कंफर्मेटरी टेस्ट करवा लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन के लिए बात करूं, है ना, नाइट्रोजन के लिए बात करूं तो नाइट्रोजन में क्या होता है, FeSO4 जो होता है, ठीक है, इसको ताजा ताजा बनाते हैं, ताजा नहीं बनाएंगे, रखा हुआ यूज करेंगे तो Iron+2 एक्सपोजर पर Iron+3 में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका इंटरफेरेंस वगैरह भी हो सकता है। तो ताजा बनाओ FeSO4 को, NaCN जो भी लसेन एक्सट्रैक्ट तुमने बनाया उसके साथ ट्रीट करोगे तो Na4FeCN6 बनेगा, और FeSO4 को ऑक्सीडाइज करा के Fe2SO4 होल थ्राइस बना लेते हैं, और Na4FeCN6 जो यहां बना उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है ना, फाइनल ऑब्जर्वेशन तुमसे पूछा जाएगा Fe4FeCN6, इसमें Iron+3 अंदर बाहर होता है और +2 अंदर होता है, इसको प्रशियन ब्लू बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, सीधे आपसे कॉम्प्लेक्स पूछ लेंगे या कलर पूछ लेंगे, रिएक्शन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। आप ये फाइनल ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिएगा क्या है, Fe4FeCN6 बाहर +3 अंदर +2, प्रशियन ब्लू कलर होता है। नाइट्रोजन के डिटेक्शन में ये कलर आता है, ध्यान से, नाइट्रोजन के डिटेक्शन में ये कलर आता है। अब अगर मैं सल्फर का डिटेक्शन करूं तो लसेन एक्सट्रैक्ट तुमने बना लिया था, लेड एसीटेट के साथ ट्रीट कराओगे तो Pb2+S2- के साथ क्या बना लेगा, PbS ब्लैक कलर का बना लेगा। PbS ब्लैक कलर का बनता है सल्फर का, अगर आपको कंफर्मेटरी कराना है तो। अगर मेरे पास एक और टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, अगर मेरे पास ये है Na2S को मैथमेटिकली ऐड कर दो, 2 सोडियम 2 सोडियम 4 सोडियम, सल्फर को यहां ऐड कर दो, NO का बन गया नोज, बस आ गया देखो, तो Na4FeCN5 नोज वॉयलेट कलर का होता है। तो चाहे ये करा लो या ये करा लो, ये सल्फर का टेस्ट है। किसका टेस्ट है ये, सल्फर का टेस्ट है। ब्लैक PPT या फिर वॉयलेट PPT सल्फर के लिए आता है, बड़ा आसान है, बस एक बार ध्यान रखना है। लेकिन अब ध्यान सुनना, अगर मेरे पास सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन तीनों प्रेजेंट है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा हो सकता है तीनों प्रेजेंट हो, अगर तीनों प्रेजेंट हो तो लसेन एक्सट्रैक्ट बनेगा NaSCN, और NaSCN Fe+3 के साथ मिलकर बना लेगा खूनी लाल ब्लड रेड कलर का FeSCN होल थ्राइस बनता है। अगर ये नहीं दे, मान लो ऑप्शन में ये दे दें FeSCN2+, तब भी सही है ये। हमें तो ये चेक करना है Iron+3 होना चाहिए, या ऐसा लिख दें FeSCN होल ट्वाइस सिंगल प्लस।
हमें क्या चेक करना है, आयरन +3 होना चाहिए HCl के साथ, इतना चेक कर लेना, ठीक है। तो ये ब्लड रेड कलर का होता है। लेकिन अगर तुमने इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एक्सेस में डाल दिया तो NaHCN अगर Na एक्सेस में हो गया तो ये डिकंपोज हो जाएगा NaCN और Na2S में, और ये अपने इंडिविजुअल टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट दे सकते हैं। और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आएगा बेटा पेपर में, ध्यान रखना। अगला देखें, अगर मुझे हेलोजन का करना है, हेलोजन का क्या आया था, लसेन एक्सट्रैक्ट NaX आया था। अब NaX में क्या क्या हो सकता है, NaCl, NaBr, NaI, NaF नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में AgF सॉल्युबल होता है, इसलिए वो नहीं मिलेगा, हमें पीपीटी बनाना होता है। तो NaCl क्या करेगा, Ag+Cl- क्या बनाएगा, AgCl का वाइट पीपीटी। अब AgCl एक्वस अमोनिया में क्या हो जाता है, सॉल्युबल, टॉलरेंस रिएजेंट आप जानते हो, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी आता है, सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, ये क्लोरीन प्रेजेंट है, इससे ये पता चलता है। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन में कौन सा पीपीटी आता है, देखो AgBr येलोइश पीपीटी, और ये होता है पार्सली सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, ठीक। और अगर मैं NaI ले लूं तो AgI बनेगा येलो, और ये होता है इनसॉल्युबल, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, ये ध्यान रखना। इससे पता चलता है आपको कि कौन कौन से हेलोजन हैं, ठीक है। कलर कौन कौन से, AgCl वाला व्हाइट हो गया, AgBr वाला पेल येलो हो गया, और AgI डार्क येलो हो गया, ठीक है, ये कहानी है। अब जरा ध्यान देना, हेलोजन का अगर तुम डिटेक्शन कर रहे हो, ठीक है, हेलोजन का डिटेक्शन कर रहे हो, और अगर उसमें गलती से नाइट्रोजन सल्फर भी है, तो नाइट्रोजन का लसाइन एक्सट्रैक्ट बनेगा NaCN, सल्फर का Na2S। तो हम क्या करते हैं, जब भी हेलोजन का टेस्ट कराते हैं तो एक बार HNO3 से बॉइलिंग करने के बाद कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं। इससे क्या फायदा होता है, HCN और H2S निकल जाती है। अगर गलती से प्रेजेंट हुई NaCN या Na2S तो HNO3 के साथ बॉइल करने पर ये गैसेस निकल जाती हैं। अगर ये गैसेस तुमने नहीं निकाली, बॉइल नहीं करा, तो दिक्कत में आ जाओगे, क्यों, क्योंकि NaCN Ag2S भी तो सिल्वर के साथ रिएक्ट करने लगेंगे, और सिल्वर के साथ रिएक्ट करेंगे तो AgCN और Ag2S बनाने लगेंगे, जो इंटरफेयर कर देंगे, है ना, जो इंटरफेयर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है जब भी हेलोजन का डिटेक्शन करते हो तब। चलिए आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव से पहले फॉस्फोरस वाला एक रहेगा, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए जो तुमने बनाया था Na3PO4, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ये बनाता है NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3, कैनरी येलो कलर का, कैनरी येलो कलर आता है इसका, ठीक है, कैनरी वर्ड होता है उसका कलर है ये। 3 × 4 12, और 3 से शुरू करा था, 3 पे एंड कर देना, ऐसे ध्यान रख लेना इसका, है ना। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है, अमोनियम मॉलिब्डेट से अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कैनरी येलो कलर का बनता है। ये फॉस्फोरस का टेस्ट हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन को लीविक मेथड से अपन एस्टिमेट करते हैं, और वही है लीविक मेथड। CO2 से डिटरमाइन करना है कार्बन को, और H2O से डिटरमाइन करना है परसेंटेज हाइड्रोजन का। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। परसेंटेज कार्बन यहां निकाला जाएगा 12 / 44, यूनिटरी मेथड लगाया, 44 ग्राम में 12 ग्राम है, तो W1 ग्राम में कितना होगा, W1 12/44, और टोटल अगर परसेंटेज निकालना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से डिवाइड कर दो। W1 क्या है, W1 है वेट ऑफ CO2, और W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये कहानी है। इससे निकालना है तो परसेंटेज हाइड्रोजन क्या आएगा, 2/18 इंटू, अगर मैं W2 मान लू वेट ऑफ H2O, और W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, ठीक है, ये कहानी है। तो ये फॉर्मूले आप ना एक पेज पे लिख लेना, ठीक है, आप अपने पास रफ पेज रखो, उसमें लिखते जाओ ये फॉर्मूले, तो थोड़े रिवाइज भी हो जाएंगे आपको, और सवाल लगा लेना इसके। हेलोजन का अगर करना है केरियस मेथड से तो आप क्या क्या बनाते हो, AgCl बनाते हो केरियस मेथड में, जो आपने पीछे लसाइन टेस्ट करना ना वही है, बस ये केरियस ट्यूब होती है, मतलब एक नॉर्मल ट्यूब होती है, उसको केरियस ट्यूब बोला जाता है। अब मुझे अगर इससे निकालना है परसेंटेज, तो बताओ परसेंटेज क्लोरीन इससे कितना आएगा, 35.5 डिवाइडेड बाय टोटल का वेट,
143.5। AgCl मान लो W1 ग्राम बन रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम है तो इंटू 100 ऐसे निकाल लो। परसेंटेज Br निकालना है बेटा तो 80/188 इंटू W2/W इंटू 100। यहां निकालना है तो परसेंटेज आयोडीन कितना आ जाएगा 127 डिवाइडेड बाय 235 108 प्लस 127 इंटू W3/W इंटू 100। W1 वेट ऑफ AgCl, W2 वेट ऑफ AgBi, W3 वेट ऑफ AgI और W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले जरूर लिखते जाओ मेरे साथ साथ। सल्फर का निकालना है तो BaCl2 के साथ ट्रीट करा के BaSO4 बनाते हैं केरियस मेथड में। सल्फर का क्वालिटेटिव जैसा नहीं होता, हेलोजन का होता है क्वालिटेटिव जैसा। इसमें BaCl2 से ट्रीट कराते हैं जो लसाइन एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है, तो BaSO4 बनाते हैं और BaSO4 से परसेंटेज निकालते हैं सल्फर का। तो 32 डिवाइडेड बाय 233 इंटू W1/W। W1 BaSO4 का वेट है और W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। जो ऊपर लिखा है वो कंपाउंड का वेट है और नीचे लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। ठीक है। फास्फोरस का अगर निकालना हो तो फास्फोरस के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप Mg2P2O7 से निकाल सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट कर देते और हीट करा देते तो ये बनता है Mg2P2O7। और एक है आपका कैनरी येलो वाला NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MO3। ठीक है, अगर इससे निकालना है तो परसेंटेज फास्फोरस कितना आएगा, फास्फोरस दो है इसमें तो 62 अपॉन टोटल वेट होता है 222 इंटू W1/W इंटू 100। W1 इसका वेट है ना। और यहां से निकालना हो तो परसेंटेज फास्फोरस होता है 31/1877 और इसका वेट मान लो मैंने W1 मान लिया और W टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखना, अगर कभी सवाल आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। ठीक है। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए दो तरीके हैं, एक है ड्यूमास और एक है जेल्डाल्स। ठीक है। ड्यूमास मेथड में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको CO2 के एटमॉस्फेयर में अपन ट्रीट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है CO2 में और पानी H2O में और नाइट्रोजन फ्री मिलती है। ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर कॉस्टिक पोटास। ये क्या होता है CO2 एब्जॉर्बर। ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है ये, लेकिन H2O एब्जॉर्ब नहीं होता तो H2O N2 के साथ कलेक्ट हो जाती है। नाइट्रोमीटर होता है उस जगह पर। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट या एक आपका फ्लास्क टाइप का होता है, उसके अंदर ये कलेक्ट हो जाती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इसको CuO के साथ रिएक्शन करवाई इसकी CxHyNZ की, तो XCO2 YY2H2O N2 बना और ये बना। अब मुझे बताना, ये तो तुमने KOH से अब्सॉर्ब करवा दी तो CO2 बचा नहीं, क्या बचा, H2O बचा और N2 बचा। यानी कि तुम्हारी जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुई वो कैसी हुई, ड्राई हुई कि मॉइस्ट हुई, बताओ। अगर H2O के साथ N2 कलेक्ट हुई तो ड्राई हुई कि मॉइस्ट हुई, बताओ। बोलो बोलो, फटाफट से बोलो। CO2 को तो KOH ले गया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने। N2 के साथ कौन सी गैस कलेक्ट हुई, बोलो। N2 के साथ कलेक्ट हुआ पानी, यानी कि मॉइस्ट N2 कलेक्ट हुई, मॉइस्ट N2 कलेक्ट हुई। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, दो कंडीशन लगाते हैं। कैसे, गैस लॉ लगाते हैं, कंबाइन गैस लॉ, P माइनस P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। ठीक है। और ये है आपकी जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की उस पर, और ये एसटीपी पर। जैसे P है प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, और P1 क्या है, एक्वस टेंशन, जो N2 कलेक्ट करी आपने, क्योंकि कलेक्ट करोगे तो पानी के साथ कलेक्ट होगी ना, सही बात है ना। जो कलेक्ट करोगे तो पानी के साथ कलेक्ट होगी, मॉइस्ट होगी, तो उसमें से तुम्हें एक्वस टेंशन हटानी पड़ेगी, P1 हटाना पड़ेगा, एक्वस टेंशन ऑफ H2O है ना, वेपर प्रेशर ऑफ H2 हटाना पड़ेगा। V1 है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T1, और P2 जो है वो 760 mm ऑफ Hg, ये एसटीपी पे तुमने कंपेयर कराया। मैं क्या कर रहा हूं, एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल रहा हूं ना, तो उससे काम बन जाएगा मेरा। V2 क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी, और T2 क्या है 273। ठीक है, ये कंडीशन लगा के यहां से V2 निकालेंगे, और एसटीपी पर वॉल्यूम पता चल गया तो परसेंटेज नाइट्रोजन आ गया 28/224 इंटू वॉल्यूम इन ml एट एसटीपी डिवाइडेड बाय वेट। अब मैं यहां इंटू 100 करूं, नीचे 2 जीरो लगाऊं, मैंने काट दिए, तो फाइनल कटने के बाद ये आया, फाइनल कटने के बाद ये आ गया, ऊपर से 100 नीचे के 2 जीरो उड़ा दिए। ठीक है,
अब सवाल अगर ऐसा आ जाए V2 डायरेक्ट ही दे दे सवाल में, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो नहीं देता है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यहां से V2 निकालनी पड़ेगी। अभी अपन सवाल में करेंगे। जेल्डाल्स मेथड की अगर बात करें तो जेल्डाल्स मेथड में क्या करते हैं, जो कंपाउंड होता है ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसको अपन अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट यहां पर कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैटलिस्ट यहां यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएं, अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो अमोनिया के बाद अमोनियम सल्फेट में बन जाएं, वही ये रिएक्शन देंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो नहीं बना पाते। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे तो जो नहीं बना पाते, तो जेल्डास मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। सीधे सवाल आ सकता है पेपर में, नाइट्रो कंपाउंड अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाता है। ठीक है, नाइट्रोसो नहीं बना पाता, एजो नहीं बना पाता, एजॉक्सी नहीं बना पाता, और नाइट्रोजन इन रिंग जैसे पायरिडीन हो गया, क्विनोलिन हो गया, ये सब अमोनियम सल्फेट नहीं बनाते। इसलिए हम इनसे किसी से भी नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं जेल्डास मेथड से। होंगे कुछ और तरीके, जेल्डास मेथड से हम ये परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि अमोनियम सल्फेट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, और अगर तुम्हें परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है जेल्डाल से, तो परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है 1.4 W इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। और ये क्या है, ये एसिड का है कि एसिड कितना यूज किया है तुमने, क्योंकि अमोनियम सल्फेट बनाना ना, अमोनिया तो तुमने कन्वर्ट कर ली कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा के। अब अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो कितना रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, उससे पता चलेगा ये। तो एसिड H2SO4 कितना यूज करा तुमने। ठीक है, तो 1.4 अपॉन W इंटू N इंटू V, बाकी 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड वाला कट गया पूरा। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। आओ सवाल कर लेते हैं, PYQs कर लेते हैं और कुछ CYQs कर लेते हैं। बताओ जरा, पहला सवाल आपके सामने, बोलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, इन लसेन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर। देखो जरा, ये लास्ट ईयर ही सवाल आया था। ब्लड रेड कलर देता है, और ब्लड रेड कलर किसका होता है, Fe का +3 किसके साथ, SCN के साथ। Fe का +3 SCN के साथ, तो Fe+3 यहीं दिख रहा है, आगरा आंसर आ जाएगा। देखो, बस आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि बस एक बार इसको पढ़ के जाना था, और जितना मैंने आपको बताया है उतना कर ले जाओगे। सीधा सवाल चमकता हुआ दिखेगा, आंसर लगा देना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लगाना है। क्लियर है एकदम। आप देख लो, जितने भी सवाल आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सवाल नहीं बना पाओगे। द जेल्डास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बताओ किससे यूज कर सकते हैं, एजो कंपाउंड नहीं कन्वर्ट होता, नाइट्रो कंपाउंड नहीं कन्वर्ट होता, नाइट्रोजन इन रिंग नहीं कन्वर्ट होता, नाइट्रोजन के बाहर मतलब रिंग के बाहर नाइट्रोजन है, ये अमोनियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला बता दो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर किसका एग्जांपल है, पार्टीशन का। भाई पेपर को मोड़ के तो लगाते हो आप, एक तो TLC था, एक पार्टीशन वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बताओ स्टीम डिस्टिलेशन मतलब पानी में इमिसिबल है लेकिन स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, ये चेक कर लो, स्टीम वोलेटाइल और इमिसिबल इन वाटर, तभी तो स्टीम वोलेटाइल स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर रहे हो आप। अगला बता दो जरा फटाफट से, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर दी सेपरेशन ऑफ 1:1 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हो आप। ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा में इंटर होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होता है। ठीक है, ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होता है। अगला देखो जरा, बताओ, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 725 mm प्रेशर। इफ द एक्वस टेंशन इज दिस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मैं एक बार पुट करके बता देता हूं कैसे करना है। आपको डायरेक्ट नहीं दिया, किसी अलग टेम्परेचर पे दिया है, तो P-P1 725 P-P1 इंटू V1 कितना है 40 अपॉन T1 कितना है 300 इज इक्वल टू 760। वॉल्यूम निकालना है ml में, ये निकालो यहां से और इसको उस फॉर्मूले पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 अपॉन 224 और V2 यहां से निकाल के इधर पुट कर देंगे और वेट 0.25, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसको।
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जेल्डास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम सैंपल न्यूट्रलाइजेस 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। ठीक है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन आ गया 1.4 अपॉन डब्ल्यू कितना है 0.75, और मैं क्या कर दूं नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी, मोलरिटी 1 है, एन फैक्टर 2 नॉर्मेलिटी हो गई, H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है ना, और वॉल्यूम हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए बताएं। In Lassane test, the organic compound is fused with sodium metal so as to burn the compound, form a sodium derivative, convert nitrogen, sulfur, halogen into soluble ionic compound ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, अगला सवाल 0.32 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर प्रोड्यूस 0.233 ग्राम ऑफ BSO4। ठीक है, तो परसेंटेज सल्फर कितना था 32 डिवाइडेड बाय 233 सल्फर के लिए, और इनटू कर लो जरा 0.233 BSO4 है और 0.32 ये इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट नीचे रखना है। नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डास डीमास बोथ, दोनों से अपन एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, जेल्डास और डीमास दोनों से हम एस्टिमेट कर लेते हैं।